नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, सवाल नंबर 1 में 3 सवाल है। तीनों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर को हल करते हैं। तो 1 नंबर सवाल देखिए। 1 नंबर सवाल है 135 और 225। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 नंबर का पहला सवाल है दोस्तों। 1 नंबर का पहला सवाल है 135 और 225। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से इसे हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए इन दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसमें बड़ी संख्या को ए मान लिया जाता है और छोटी वाली को बी माना जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। इतना करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके अनुसार क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान इसमें रखेंगे। ए का मान है 225, बी का मान है 135, इसमें रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे क्यू प्लस आर। दोस्तों, इसमें क्यू और आर का मान भाग देने के बाद मिलता है। अब भाग किस में देंगे, तो ए में बी से भाग देंगे, यानी 225 में 135 से भाग देंगे और जो भागफल होगा वह क्यू का मान होगा और जो शेषफल मिलेगा वह आर का मान होगा। तो चलिए हम देते हैं रफ में। 225 में देना है भाग 135 से। दोस्तों, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 135 से कम 135 घटा देंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0। 22 में से 13 घटा देंगे 9। ठीक। तो देखिए क्यू का मान कितना मिला 1 और आर का मान 90। यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, शेषफल का मान अभी 0 नहीं हुआ है। तो जब शेषफल का मान 0 नहीं रहता है तब अब इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में बड़ी कौन है, ये है। तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। ठीक। तो ए के जगह पर ये आ जाएगा, यानी 135, और बी के जगह पर ये आएगा 90। तो 90 गुणे, अब क्यू और आर का मान भाग देने के बाद मिलता है। तो अब हम 135 में 90 से भाग देंगे। ठीक। तो 135 को इन दो लाइनों के अंदर लेकर आएंगे। अब भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, एक बार में। 90 एकम 90 घटा देंगे, कितना होगा 45 हो जाएगा। 135 में से 90 घटाएंगे 45। देखिए क्यू का मान कितना मिला 1 और आर का मान 45। तो रखेंगे 1 प्लस 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 90 है। तो 90 को ए और 45 को बी। ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर और 45 बी के स्थान पर आएगा और गुणे, फिर भाग देंगे 90 में 45 से। तो 45 दूना 90 हो जाएगा। 90 में से 90 घटाएंगे 0। तो देखिए शेषफल 0 और क्यू का मान 2 मिला। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और प्लस 0। अब देखिए शेषफल का मान कितना हो गया 0। जब 0 मिल जाएगा शेषफल का मान, यानी आर का मान 0 हो जाएगा, तब उस स्थिति में यहाँ का जो संख्या होता है, यानी बी के स्थान पर जो संख्या होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक। तो हम लिखेंगे अतः एचसीएफ 135 और 225
25 का कितना होगा 45। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नंबर सवाल का। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है दोस्तों 196 और 38,220। ठीक, दूसरा सवाल है 196 और 38,220। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है, तो इसको मान लेंगे ए और इसको बी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसके अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मान रखेंगे इसमें, तो ए का मान है 38,220, लिखेंगे यहाँ पे 38,220 बराबर बी का मान है 196, तो 196 गुणे क्यू और प्लस आर। ठीक, क्यू और आर का मान प्राप्त करने के लिए भाग देंगे 38,220 में 196 से। रफ में ये काम करेंगे। ठीक, 38,220 में भाग देना है 196 से। कितना बार में? एक बार में ले जाते हैं पहले, तो 196, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17 में से 9 घटाएंगे 8 और 2 में से 1 घटाएंगे 1। फिर इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे। फिर अब कितना बार में जाएगा? ये चला जाएगा 9 बार में। ठीक, गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4, 9 81 और 5 86 के 6, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक, इसको घटा देंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 17 में से 17 घटा देंगे 0। और फिर इस 0 को यहाँ पर उतारेंगे। अब कितना बार में जाएगा? तो ये चला जाएगा दोस्तों 5 बार में। देखिए, 5 छक 30 के 0 और 5 नवा 45 और 3 48 के 8, हारसिन 4 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक, अब 980 में से 980 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो अब देखिए Q का मान कितना मिला 195 और R का मान 0। तो लिखेंगे यहाँ पे 38,220 बराबर 196 गुणे Q का मान 195 और प्लस R का मान 0। तो देखिए पहले ही स्टेप में R का मान 0 मिल गया, तो प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे और इसका HCF ये हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः HCF 196 38,220 कितना होगा 195, इसका आंसर होगा। ठीक, HCF इसका 195 होगा। तो दोस्तों दूसरे सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए 1 नंबर के तीसरे सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर का तीसरा सवाल है 867 और 255। तीसरा सवाल है 867 और 255। ठीक, अब इन दोनों में बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो इसको ए और इसको बी यहाँ पे लिखेंगे। माना ए बराबर 867 और बी बराबर 255। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, तो देखिए इसके अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 867 है, बी का मान 255 है, लिखेंगे इसमें। तो 867 बराबर 255 गुणे क्यू प्लस आर। क्यू और आर का मान भाग देने के बाद मिलता है। क्या करते हैं, रफ में भाग देंगे 867 में 255 से। ठीक,
कितना बार में जाएगा, देखिए अगर 4 बार में ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार में ही ले जाएंगे। तो 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 एक 16 के 6, 3 दूना 6 एक 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1। क्यू का मान कितना मिला 3 और आर का मान 102 मिला। इसमें रखेंगे तो ये 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस आर का मान 102 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है, तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसको मान लेंगे ए और इसको बी, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ये छोटी है। ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 255 और ये बी के स्थान पर चला आएगा तो 102 गुणे अब क्यू और आर का मान भाग देने के बाद मिलता है। तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए 255 में 102 से भाग देंगे, ये कितना बार में जाएगा 2 बार में, तो 102 दूना 204 हो जाएगा। देखिए 255 में 204 घटाएंगे कितना होगा, घटा लीजिए, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये 5 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, 51 मिला। तो Q का मान 2 और R का मान 51 रखेंगे यहाँ पर। तो 2 प्लस 51, शेषफल अभी भी 0 नहीं हुआ है। फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बड़ी संख्या 102 है, छोटी संख्या 51 है, तो इसको लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। 102 बराबर 51 गुणे फिर भाग देंगे 102 में 51 से। तो इस 102 को इन दो लाइनों के अंदर लेकर आएंगे और देखिए 51 दूना कितना होता है, 2 बार में जाएगा, 51 दूना हो जाएगा 102। 102 में से 102 घटाएंगे 0, तो देखिए Q का मान 2 मिला और R का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 0। तो देखिए शेषफल 0 मिल गया। अब यहाँ पर प्रक्रिया रोक देंगे और इसका HCF हो जाएगा 51। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः HCF 867 और 255 बराबर कितना होगा 51, इसका आंसर होगा यानी HCF होगा। ठीक, तो दोस्तों 1 नंबर के हमने तीनों सवाल को सॉल्व कर दिया। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, q क्या है, पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है। तो चलिए इसको हम दर्शाते हैं। देखिए दर्शाने के लिए हम मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक को a। तो देखिए हम मानेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, ये है सवाल नंबर 2। लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक, अब सवाल से हम दोस्तों b का मान ज्ञात कर लेंगे। b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए रूप क्या है, किस रूप में हमें दर्शाना है। तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। ठीक, देखिए किस रूप में दिखाना है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। तो दोस्तों आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार bq प्लस r। तो देखिए इस रूप में है कि नहीं, इसी रूप में ये सब है, यानी q के गुणांक में क्या है 6 है, इसमें गुणांक के q के गुणांक में b है, यानी b के स्थान पर कितना है 6 है, तो b का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 6 और इसकी सहायता से हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे दोस्तों, तो देखिए आप जानते हैं कि r का जो मान होता है वह कितना होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, परंतु b से छोटा होता है। यानी r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा, b से छोटा। ठीक, तो इसका यानी ये हो जाएगा r का संभावित मान हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे r का संभावित मान।
आर का संभावित मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। दोस्तों 6 नहीं होगा क्योंकि आर का जो मान होता है वह बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक, बराबर नहीं होता है, उससे छोटा होता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो आप लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब 20 से छोटा है, तो 20 से यानी 6 से छोटा है, तो 6 से तो ये 6 से जितने भी दशमलव वाली संख्या है वो भी तो 6 से छोटा है। 6 से पहले वाली जितने भी दशमलव वाली संख्या है वो भी तो 6 से छोटा है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं लिए। तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या लेना है। क्या लेना है? पूर्ण संख्या, दशमलव वाली संख्या नहीं लेना है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। तो ये 0, 1, 2, 3 ऐसे ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये दोस्तों पूर्ण संख्या होती है। तो केवल हम क्या लेंगे? पूर्ण संख्या ही लेंगे। तो इसलिए 6 के पहले वाली जो पूर्ण संख्या है कौन कौन सी है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब चलिए, अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसके अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक को क्या माने हैं? विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है? विषम संख्या है। अब हम मान रखेंगे आर का। आर का कितना मान है? देखिए 5 मान है। एक है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3, पांचवा है 4 और छठा है 5। ठीक, तो ये 5 मान है आर का। बारी बारी से रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे जब आर बराबर 0 तब ए का मान क्या होगा? बी का तो मान 6 है, तो 6 क्यू प्लस 0, यानी ए बराबर हो जाएगा केवल 6 क्यू। फिर जब लिखेंगे जब आर बराबर 1 तब ए का मान क्या होगा? 6 क्यू प्लस 1। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 2 तब ए का मान होगा 6 क्यू प्लस 2। जब लिखेंगे आर बराबर 3 तब ए का मान 6 क्यू प्लस 3। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 4 तब ए का मान 6 क्यू प्लस 4। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 5 तब ए का मान क्या होगा? 6 क्यू प्लस 5। अब दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ये कौन सी संख्या है। अगर आप इसको पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी संख्या है, यानी सम संख्या है कि विषम संख्या है, तब आसानी से आप इसको भी पहचान पाएंगे। तो चलिए इसको हम पहचानते हैं। देखिए ये तो तय है कि ये विषम संख्या है क्योंकि इसको हम माने हैं, और 6 क्यू को हमें पता लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी पूर्णांक रख कर देखिए आपको सम संख्या ही मिलेगा। अगर मान लीजिए हम क्यू के जगह पर 1 रखते हैं तो कितना मिलेगा? क्यू के जगह पर 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा 6। अगर क्यू के जगह पर 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 12। 6 और 12 क्या है? सम संख्या है। अगर क्यू के जगह पर 3 रखते हैं तो 6 3 18। 18 क्या है? सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 क्यू सम संख्या है और ए विषम संख्या है। तो क्या ए के लिए ये संभव है? नहीं है, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए इसको ए बराबर 6 क्यू प्लस 1, ये सम संख्या है, और सम संख्या में एक को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, यानी ए के लिए ये मान संभव है। ठीक, इसको देखिए ये है सम संख्या, ये भी सम संख्या। जब सम संख्या को सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगा। यह है विषम संख्या, तो ए के मान के लिए ये संभव नहीं है। ठीक, फिर इसको देखिए ये सम संख्या, ये विषम संख्या, सम में विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? विषम, ये भी विषम, यानी ए के मान के लिए ये संभव है। फिर इस तरह से इसको देखिए 6 क्यू प्लस 4, ये सम और ये सम जोड़ेंगे मिलेगा सम,
तो ये ए के मान के लिए संभव नहीं है। ठीक, ये संभव नहीं है। इसको देखिए 6 प्लस 5, यानी ये हो गया सम संख्या और ये विषम संख्या। तो सम में विषम को जोड़ा जाता है तो विषम ही मिलता है, यानी ये भी विषम है। तो इसका मतलब कि ए के लिए ये संभव है। तो दोस्तों कौन कौन से संभव है आप खुद देखिए। एक ये है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या लिखना है आपको, लिखिए है कि चूंकि देखिए ये संभव नहीं है 6 फिर 6 प्लस 2, 6 प्लस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 सम संख्या है, सम संख्या है, इसलिए यह ए के मान के लिए संभव नहीं है। संभव नहीं है, ठीक। लेकिन दोस्तों ये संभव है, ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक, तो बस यही हमें दर्शाना था कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 क्या होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो अब चलिए हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इस तरह के सवाल जब भी आपको मिले और इसमें पूछा जाए कि अधिकतम संख्या ज्ञात करिए, तब उसमें मेनली दोस्तों एचसीएफ ही ज्ञात करना होता है। ठीक, तो लेकिन हम इसको समझते हैं पहले। देखिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या 6 से 16 है और हमें क्या करना है, 32 सदस्यों को लेकर कतार बनाना है। ठीक, इस तरह से कतार बनाना है और पूछा ये है कि अधिकतम कतारों की संख्या कितनी हो सकती है। कहने का मतलब कि 32 सदस्यों को लेकर कतार बना रहे हैं तो कतारों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, ये सवाल नंबर कितना है, 3। दो संख्या दिया हुआ है 6 से 16 और एक 32। तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में बड़ी संख्या ये है और ये है छोटी संख्या, तो इसको मान लेंगे ए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 6 से 16, बी बराबर 32। ठीक, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसके अनुसार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मान रखेंगे इसमें दोनों का, ए और बी का। तो ए का मान है 6 से 16, बी का मान है 32 और गुणे क्यू प्लस आर। क्यू और आर का मान भाग देने के बाद मिलता है। तो हम रफ में क्या करते हैं कि 6 से 16 में 32 से भाग देते हैं। 6 से 16 में 32 से भाग देना है, कितना बार में जाएगा, पहले देखिए हम एक बार में लेकर जाते हैं। देखिए 32 से कम 32, 61 में से 32 घटाएंगे 29
और इस फिर 6 को उतारेंगे। अब कितना बार में चला जाएगा, देखिए 9 बार में जाएगा। 9 दूना 18 के 8 और 9 3 27 और 1 28, घटा देंगे। देखिए 16 में से 8 घटाएंगे 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0। ठीक, तो हमें Q का मान कितना मिला 19 और R का मान मिला 8। इसमें रखेंगे तो 616 Q का 32 गुणे Q का मान 19 और R का मान 8। अभी शेषफल 0 नहीं मिला है, आगे बढ़ाएंगे प्रक्रिया को। देखिए 616 बराबर 32 गुणे, अब फिर देखिए इन दोनों में, या दोस्तों ये पर अभी नहीं जाएगा। ठीक, देखिए इन दोनों में जब शेषफल 0 नहीं मिला है तब इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ये, और छोटी संख्या ये, तो इसको मानेंगे A और इसको B। तो ये चला जाएगा A के स्थान पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 32 बराबर, ये होगा B यानी 8 गुणे, अब Q और R का मान भाग देने के बाद मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, 32 को लेकर आएंगे इन दोनों के अंदर, इन दो लाइन के अंदर, कितना बार में जाएगा 8 चौका 32, 4 बार में चला जाएगा और ये शेषफल 0 हो जाएगा। 32 में से 32 घटाएंगे 0। तो देखिए Q का मान 4 मिला और R का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 + 0, शेषफल मिल गया 0। अब प्रक्रिया को रोक देंगे और इस स्थिति में यहाँ का जो मान होता है वह HCF होता है, तो लिखेंगे अतः HCF 616 32 बराबर 8। लेकिन दोस्तों केवल HCF लिख कर नहीं रखेंगे, ठीक, छोड़ेंगे नहीं, लिख देंगे यहाँ पर कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है 8। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे की जो 2 सवाल है 4 और 5 अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।